हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आ गया है, अब सबको पता है। इस बार थोड़ा और भी मॉडिफाई किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर 2021 नॉर्सेट पेपर ये है पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले डाला है। तो ये इस वीडियो में रहेगा पार्ट 2 में अनदर 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। इमेज में जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन में क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है होमैन रिट्रैक्टर, हाराबिफ रिट्रैक्टर। थर्ड ऑप्शन है डोइंस रिट्रैक्टर। फोर्थ ऑप्शन है डेनवर रिट्रैक्टर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप लोग बोलो। तो आंसर होगा डेनवर रिट्रैक्टर। तो क्वेश्चन में जो इमेज है वो डेनवर रिट्रैक्टर का है, और बाकी जो ऑप्शन में है उसका इमेज मैंने ऐड कर दिया है साइड में, वो भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लासेंटा। तो इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है? IgM, IgG, IgA, IgE। तो कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग बोलो। और आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग कमेंट में मुझे बताना कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे साइज में मोटा होता है। तो आंसर होगा IgG। IgG ओनली एंटीबॉडी जो प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन का हम लोग एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। और IgG दूसरा है कि IgG सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में मिलता है, मतलब जितना इम्यूनोग्लोबुलिन है उतन सब में से IgG ज़्यादा बॉडी में होता है। देन IgA कहाँ मिलता है? ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। तो अभी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन आर ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज़, इसको एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन है जो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब ही होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, वायरस बैक्टीरिया से। और एंटीजन मतलब क्या होता है? एंटीजन मतलब है इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, इसको हम बोलेंगे एंटीजन। तो एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्टली सभी ऑप्शन के बारे में अभी जानते हैं। IgM कब रिलीज होता है? जब कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो फर्स्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में रिलीज होता है वो है IgM। इन्फेक्शन अगर बॉडी में होगा तो फर्स्ट रिलीज होगा IgM। अभी जानते हैं और एक बात कि IgG बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है, और IgG ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। और IgA ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है, और IgE एलर्जिक रिएक्शन में रिलीज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज नॉट इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है प्रोजेक्ट, उसके अंदर कौन सा डिजीज इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन ए टिटेनस, सेकेंड ऑप्शन डिप्थेरिया, थर्ड ऑप्शन कैटरैक्ट, फोर्थ ऑप्शन whooping कफ। तो आंसर होगा कैटरैक्ट। मिशन इंद्रधनुष के अंदर कैटरैक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो हम अभी देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन सा डिजीज़ इंक्लूडेड है। फर्स्ट है डिप्थेरिया, whooping कफ, टिटेनस, पोलियोमाइलाइटिस और पोलियो, देन ट्यूबरक्यूलोसिस और TB, देन मिसेल्स, मेनिंजाइटिस, हेपाटाइटिस, ये सारा डिजीज़ मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूडेड है। तो इस चार्ट को आप लोग याद कर लेना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैटरैक्ट क्या है? मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर होगा कैटरैक्ट।
तो मिशन इंद्रधनुष एक प्रोजेक्ट है जो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया है इंडिया में। तो मिशन इंद्रधनुष का एम क्या है? मिशन इंद्रधनुष का एम है कि पूरा इंडिया में एटलीस्ट 90% लोगों को इम्यूनाइजेशन मिले नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर। तो इन शॉर्टली मिशन इंद्रधनुष का एम है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया के 90% लोगों को इम्यूनाइजेशन मिले, यही गवर्नमेंट का एम है। देन मिशन इंद्रधनुष में जो इम्यूनाइजेशन मिलता है वो किस किस एज ग्रुप को मिलेगा? तो मिशन इंद्रधनुष में एज ग्रुप कवर होता है अंडर 2 इयर्स चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन देना है। और मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 प्रिवेंटेबल डिजीज़, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ मतलब जिससे जो डिजीज़ वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाएगा वो डिजीज़ कवर होते हैं। और वो 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ क्या है वो मैंने पहले बताया है, वो आपको याद करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है SSPE इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हिच डिजीज़? SSPE का फुल फॉर्म है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस। मतलब इसका मीनिंग है कि ब्रेन इन्फेक्शन कर देगा। कौन सा डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन है SSPE? हुपिंग कफ, मिसेल्स, मेनिंजाइटिस एंड टिटेनस। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग बोलो। और आज का टास्क है कि आप लोग मुझे बोलना कि माम्स एंड मिशेल का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आंसर होगा मिसेल्स। तो सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन इन्फेक्शन, तो ये मिशेल्स का कॉम्प्लिकेशन होता है। एक्चुअली जो ये इंसेफेलाइटिस है ये मिशेल्स का बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन होता है और लगभग 5 इयर्स बाद अपेयर होता है और ये बहुत फाटल कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ब्रेन इन्फेक्शन होता है। ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गन है, अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा फिर। तो इसलिए मिसेल का सबसे फाटल कॉम्प्लिकेशन मतलब सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है SSPE। सबसे खतरनाक भी होता है और सबसे लेट भी होता है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स बाद SSPE दिखाई देता है। हम थोड़ा मिसेल्स के बारे में जानते हैं। तो मिसेल्स क्या है? मिसेल्स एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस के थ्रू होता है। मिसल में जो साइन सिम्टम दिखाई देता है वो है 3C दिखाई देगा। 3C मतलब काफ, कोराइजा एंड कॉन्जंक्टिवाइटिस दिखाई देगा और मैलेज भी दिखाई देगा मतलब फैटिगनेस भी दिखाई देगा। तो मिसल्स को रूबियोला भी बोलते हैं। और मिसल में एक इम्पॉर्टेंट साइन भी दिखाई देता है, वो है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्या है? एक वाइट पैच है जो सेकेंड मोलर के ऑपोजिट में यूजुअली अपेयर होता है। तो ये था मिसल्स के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डिक्रीज नंबर ऑफ RBC इज। RBC जब नंबर में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया, पैनसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर होगा एनीमिया। जब RBC नंबर में डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम एनीमिया बोलेंगे। RBC के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे। तो RBC अगर कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा और उस डिजीज कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे एक एक ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे अभी। तो एनीमिया क्या है मैंने अभी बताया। एनीमिया का मतलब होता है जब रेड ब्लड सेल RBC का नंबर कम हो जाता है, तो इसके कारण क्या होगा? हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन RBC के अंदर ही होता है। देन पैनसाइटोपेनिया क्या है? पैनसाइटोपेनिया, पैन मतलब ऑल, साइटो मतलब सेल, पेनिया मतलब कम। तो पैनसाइटोपेनिया का मतलब है ब्लड में सभी ब्लड सेल का कमी हो जाने को हम बोलेंगे पैनसाइटोपेनिया। मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट सभी सेल नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पैनसाइटोपेनिया।
देन ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर को हम ल्यूकोमिया बोलते हैं। ल्यूकोमिया में क्या होता है, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी, वो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी सेल नहीं, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी सेल प्रोड्यूस होता है बोन मेरो में एक्सेसिवली ब्लड में। डब्ल्यूबीसी का रेंज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसको हम बोलेंगे ल्यूकोमिया। देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट मतलब किसको बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। पेनिया मतलब पहले ही मैंने बोला कम हो जाना, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जब ब्लड में प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल से कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलासेमिया। थैलासेमिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डिफेरक्सामाइन, विनक्रिस्टिन, डिलांटिन एंड विनब्लास्टिन। तो इसमें से कौन सा ड्रग थैलासेमिया का ड्रग ऑफ चॉइस है, तो आंसर होगा डिफेरक्सामाइन। थैलासेमिया का ड्रग ऑफ चॉइस है डिफेरक्सामाइन। अभी हम थैलासेमिया के बारे में थोड़ा जानते हैं कि थैलासेमिया क्या है। तो थैलासेमिया एक इनहेरिटेड मतलब क्या है, जो पेरेंट्स से बच्चे को आएगा उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड डिजीज़। तो थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा, एनीमिया दिखाई देगा। तो थैलासेमिया में माइल्ड टू सीवियर एनीमिया दिखाई देता है। और एनीमिया होगा तो फिर स्किन कलर कैसा होगा, स्किन कलर होगा पेल होगा, योलो नहीं, स्किन कलर पेल होगा। योलो किस में दिखाई देता है, स्किन कलर जॉन्डिस में दिखाई देता है। अब ब्लड कम हो जाता है ना बॉडी में, तो अब स्किन कलर होगा पेल। तो एनीमिया में स्किन कलर दिखाई देगा पेल, योलो नहीं, ये याद रखना। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है हीमोग्लोबिन का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बाहर से हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड देना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट है, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है। तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने के लिए आयरन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन मतलब हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन से फॉर्म होता है। तो इसलिए आयरन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो आयरन का लेवल इंक्रीज होता है तो इसके लिए देते हैं डिफेरक्सामाइन, और इसको बोलते हैं आयरन चिलेटिन थेरेपी। और आयरन लेवल को कम करने को प्रोसेस को बोलते हैं आयरन चिलेटिन थेरेपी। आयरन कम करने के लिए क्या देना पड़ता है, डिफेरक्सामाइन। तो इसलिए थैलेसीमिया का ड्रग ऑफ चॉइस है डिफेरक्सामाइन। Then next question, which anti-epileptic drug given by intranasal route, मतलब इसमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो इंट्रानेशनल मतलब कि नेसल कैविटी से देना होता है। तो आंसर होगा मिडाजोलम। इसमें से सिर्फ मिडाजोलम ही इंट्रानेशनल रूट से देना होता है, ठीक है। तो इंट्रानेशनल रूट से अगर कोई ड्रग देंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, डायनोरिया हो सकता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है ऑल आर द साइन ऑफ गुड ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट एक्सेप्ट। तो इसमें से सारा ही ऑप्शन होगा ब्रेस्ट फीडिंग का प्रॉपर साइन, एक को छोड़ के। तो इसमें से कौन सा गलत साइन होगा ब्रेस्ट फीडिंग का, वही क्वेश्चन में पूछा है। और आप लोगों को पता है एक्सेप्ट मीन्स क्या है, एक्सेप्ट मीन्स है कि छोड़ के, इसमें से कौन सा ऑप्शन छोड़ के सारा सही है, ऐसा पूछा है इस क्वेश्चन में। तो एक्सेप्ट मीन्स छोड़ के, और एक्सपेक्ट मीन्स कौन सा आंसर होगा। तो एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से देख लेना, एक्सेप्ट लिखा है या फिर एक्सपेक्ट लिखा है, इस चक्कर में अब गलत ना कर दो। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो गुड साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट का जो नहीं होगा वो है बेबी लोअर लिप इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नहीं होगा बेबी का लोअर लिप, इन्वर्टेड मतलब अंदर की तरफ। तो बेबी जब ब्रेस्ट फीड करेगा, बेबी का लिप्स जो लोअर लिप से अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो होगा इवर्टेड नॉट इन्वर्टेड। अंदर की तरफ नहीं, इवर्टेड मतलब बाहर की तरफ होगा, तो गलत आंसर है। तो अभी जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट का गुड साइन क्या क्या है। तो गुड साइन है कि
पहला तो बेबी जब ब्रेस्ट फीड करेगा तो बेबी का जो चीन है, लोअर लिप्स के जो नीचे का पार्ट है ना, थोड़ा एलिवेटेड पार्ट, उसको हम चीन बोलते हैं ना। तो जो चीन है बेबी का, वो मदर के ब्रेस्ट से टच होगा। देन क्या होगा, बेबी का लोअर लिप इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड नहीं। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, बेबी जब फीड करेगा तब जो मदर का सेकेंडरी एरियोला है वो अपर साइड में, तो अपर साइड में फुल्ली कवर होगा बेबी के अपर लिप्स के द्वारा। तो बेबी के ऊपर के लिप्स के द्वारा मदर के सेकेंडरी एरियोला के अपर पार्ट फुल्ली कवर होगा, नीचे का लिप्स बेबी का इन्वर्टेड होगा, बाहर की तरफ होगा। और क्या होगा, जब बेबी साक करेगा ना तो साकिंग जो साउंड है वो ऑडिबल होगा, वो मदर को सुनाई देगा। तो ये था ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट का गुड साइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ वेट क्वाड्रिपल बाय, मतलब बेबी का जो बर्थ वेट है वो 4 गुना कब होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5 मंथ, सेकेंड ऑप्शन 1 ईयर, थर्ड ऑप्शन 18 मंथ, फोर्थ ऑप्शन 2 ईयर्स। तो कब बेबी का वेट बर्थ वेट के 4 गुना होगा। तो आंसर होगा 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद बेबी का जो वेट होगा बर्थ वेट के 4 गुना होगा। तो इधर मैंने बर्थ वेट का एक फॉर्मूला डाला है। बर्थ में बेबी का जो वेट होगा उसको हम x मानेंगे, उसके बाद 5 मंथ में होगा 2x, 1 ईयर में होगा 3x, 2 ईयर में होगा 4x, 3 ईयर में होगा 5x, 5 ईयर में होगा 6x एंड 7 ईयर में होगा बेबी का वेट 7x। तो x जो है बेबी का बर्थ वेट है। हम जानते हैं कि बेबी का नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg के बिटवीन होता है। तो बर्थ वेट जो होगा उससे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो बेबी का वेट बर्थ वेट डबल होगा 5 मंथ में, ट्रिपल होगा 1 ईयर में एंड क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना होगा 2 ईयर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ न्यूनेट डबल बाय, न्यूनेट का जो हाइट होगा वो डबल कब होगा, 4 ईयर में, 3 ईयर में, 2 ईयर में या फिर 1 ईयर में। तो न्यूबॉर्न का बर्थ वेट की तरह न्यूबॉर्न का हाइट का भी एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर होगा 4 ईयर। 4 ईयर में न्यूबॉर्न का हाइट डबल होता है बर्थ हाइट के। तो इधर है एक साइड में एज और एक साइड में हाइट। तो एट बर्थ न्यूबॉर्न का हाइट कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। 3 मंथ बाद न्यूबॉर्न का हाइट होगा 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। देन 6 मंथ में होगा 65 सेंटीमीटर हाइट, देन 9 मंथ में होगा 70 सेंटीमीटर, देन 1 ईयर में होगा 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर में होगा 90 सेंटीमीटर एंड देन 4 ईयर में होगा 100 सेंटीमीटर। ये चार्ट आप याद कर लेना, इसी में से क्वेश्चन आता है। तो बेबी का जो हाइट होगा 2 ईयर में क्या होगा, एडल्ट हाइट के हाफ होगा। हमारा जो एडल्ट हाइट होता है वो 180 सेंटीमीटर लगभग यही होता है, तो इसको हम एवरेज एडल्ट हाइट मानेंगे। तो इसका हाफ क्या होगा, 90 सेंटीमीटर होगा। फिर 4 ईयर में बेबी का हाइट कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब बेबी का जो बर्थ हाइट होता है ना उसका डबल हो जाएगा। बेबी का बर्थ हाइट होता है 50 सेंटीमीटर और 4 ईयर में हो रहा है कि 100 सेंटीमीटर, मतलब बर्थ हाइट का डबल हो रहा है, तो ये लिखा हुआ है। और 13 ईयर में बेबी का जो हाइट होगा वो होगा बर्थ हाइट के ट्रिपल, मतलब 3 गुना हो जाएगा। मतलब कितना होगा, 3 गुना, मतलब बेबी का बर्थ हाइट कितना है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का 3 गुना मतलब क्या होगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा 13 ईयर में। तो आज का क्वेश्चन यही तक है और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो डालूँ। So thanks for watching my videos.